हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फिज़िक्स का पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये 4th चैप्टर का 3rd लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने आपको क्विज़ दिया था, क्विज़ 4.2, तो उसी का सोल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है अ चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ मास 0.4 kg एंड चार्ज 10 microcoulomb is given a speed 50 meter per second perpendicular to a constant magnetic field 0.2 टेस्ला। तो मतलब अब इसने बोल रखा है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास 0.4 kg दिया हुआ है और उस पर चार्ज भी दे रखा है 10 माइक्रोकूलम और उसको स्पीड दी जाती है 50 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0.2 टेस्ला है। अब उसमें बोल रहा है कि द चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, फ्रॉम 0 0। तो ओरिजिन से उस चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दी जाती है, प्रोजेक्ट किया जाता है, और डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और स्पीड दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो अब मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ अप्लाई कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले डायग्राम बना लेते हैं तभी समझ में आएगा हमको। ये क्या है, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ऊपर हो गया हमारा ऐसे, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस। अब पॉजिटिव जेड एक्सिस किधर हो गया, बाहर की तरफ, ठीक। तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे डॉट 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 करके ऐसे बी बना देते हैं। डॉट 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 पूरे में बना सकते हैं, लेकिन आप समझ जाइए कि पूरे में मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है। पूरे में अभी देखते हैं क्या बोल रहा है आगे। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 में ही मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के वाई एक्सिस के इधर है, क्योंकि बोल रहा है कि एक्स 0 से ज़्यादा है तो ही मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, वरना मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इस रीजन में यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे पीछे की तरफ, इस रीजन में एक्स नेगेटिव होता है, ठीक है। इस लाइन के ये जो वाई एक्सिस है इसके लेफ्ट साइड में एक्स नेगेटिव होता है। एक्स नेगेटिव में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, सिर्फ एक्स पॉजिटिव में। एक्स ग्रेटर देन 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। तो एक्स 0 से ज़्यादा कहाँ पर होगा, इस वाई एक्सिस के राइट साइड में। तो यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड पूरी एग्जिस्ट कर रही है। तो उसको ऐसे बना लेते हैं, चलो यहाँ पे बना लेते हैं डॉट 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 करके, ऐसे पूरे में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फैली हुई है, लेकिन है वाई एक्सिस के राइट साइड में, ठीक है, ऐसे कुछ, और कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म है ही। तो ऐसे बना लिया हमने ये, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अब ऐसे हो गई, और पार्टिकल कहाँ पर है, यहाँ पे, इस ओरिजिन पे है पार्टिकल। तो उसका चार्ज Q मान लेते हैं, वो तो दिया हुआ है, और उसका मास m है, वो m मान लिया हमने। अब उसको वेलोसिटी दी जाती है कहाँ पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब इधर वेलोसिटी दी जाती है v मान लेते हैं, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दे रखी है कुछ b, वो b मान लेते हैं। तो सारी वैल्यू दे रखी है। अब उसने देखो क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल व्हेन इट लीव्स द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो होगा क्या, वो बोल रहा है कि पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जब वो मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ेगा मतलब क्या होगा, कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो जब जिस पॉइंट पर बाहर निकलेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, और ये भी बताना है ऑल्सो फाइंड द टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, और यही बताना है कि कितनी देर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा। अब देखो क्या है इसमें, कि जब वेलोसिटी दी गई ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो ये तो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें पता है, जब हम पढ़ चुके हैं कि जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये घूमता है सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। तो सर्कल पे घूमेगा, तो अब ये सर्कल पे कैसे जाएगा, फोर्स पहले देखते हैं फोर्स किधर लगेगा। तो हम अगर देखते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q देखो पॉजिटिव है ना, Q इंटू वी क्रॉस बी। Q पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो V क्रॉस B की डायरेक्शन है। अगर Q नेगेटिव होता तो फोर्स की डायरेक्शन होती
जो वीक फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, ठीक है, अगर क्यू नेगेटिव होता तो वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आएगी वही डायरेक्शन फोर्स की होगी अगर क्यू पॉजिटिव है, ठीक, और नेगेटिव हो तो ऑपोजिट हो जाएगी फोर्स की डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्यू पॉजिटिव है तो वी क्रॉस बी किधर आएगा, देखो वी हमारा एक्स एक्सिस की तरफ है और बी हमारा जेड एक्सिस की तरफ है। तो ऐसे भी बोल सकते हो वी क्रॉस बी, वी हमारा आई की तरफ समथिंग आई क्रॉस बी हमारा किधर है, के की तरफ, के हो गया ना जेड एक्सिस, तो आई क्रॉस के, यह हमें पता है, हमने 11th में पढ़ा है। तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -j, ठीक है, ये पता है हमको। तो ये अगर नहीं भी पता तो आप ऐसे कर सकते हो, राइट हैंड रूल है हमारा, हमने जो पढ़ा है कि उंगलियां फिंगर्स करेंगे हम वेलोसिटी की तरफ, मतलब हाथ रखेंगे पहले ओरिजिन पे और फिंगर्स करेंगे वेलोसिटी की तरफ और उसे घुमाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएंगे। तो अंगूठा कहाँ शो करेगा, जहां शो करेगा वहीं फोर्स लगेगा। तो उसको हमने देख लिया कि ऐसे भी कर सकते हो आप कि वेलोसिटी की जो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, आई एक्स एक्सिस की तरफ है तो एक्स एक्सिस की तरफ एक वेक्टर हमें पता है कि आई कैप है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ जेड एक्सिस वो के कैप हो जाता है, के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, -j, मतलब नीचे की तरफ, माइनस वाई एक्सिस की तरफ आ जाएगा तो फोर्स लगेगा हमारा यहाँ पे नीचे F, ठीक। तो अब हमारे पास फोर्स तो आ गया। अब हमें पता है कि जो ये घूमेगा, ये फोर्स लगेगा, फोर्स लगता है हमेशा सेंटर की तरफ। हमें पता है कि ये सर्कल पे घूमेगा क्योंकि सारी चीजें तो कांस्टेंट है, तो सर्कुलर पाथ पे जाएगा, सर्कुलर पाथ पे जाता है और जो फोर्स लगता है वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। तो इसका मतलब सेंटर भी कहीं इसी लाइन पे लाई करेगा, यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, वो देख लेंगे हम जितना भी होगा, लेकिन होगा इस लाइन के ऊपर क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो भी इसी लाइन के ऊपर लग रहा है, तो सेंटर भी इसी लाइन के ऊपर होगा कहीं। अब ये क्या करेगा, सेंटर यहां पर है, पार्टिकल यहां पर है, तो ये घूमेगा सेंटर के अबाउट, ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक, और ये यहां पे बाहर निकल जाएगा यहां। तो ये सर्कुलर सेमी सर्कल हो गया क्योंकि ये यहां पे घुसा और सेंटर यहां पर है, तो पूरा घूमता रहेगा सर्कल में जब तक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे घूमता रहेगा और यहां पे आके मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई तो उसके बाद ये यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हमको ये बताना है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक। तो हमको तो पहले सबसे पहले समझ में आता है कि ये पूरा सर्कल तो नहीं करेगा, ये सेमी सर्कल करेगा। सेमी सर्कल ये समझ में आ गया ना कि क्योंकि सेंटर हमारा इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है और यहां से पार्टिकल घुसता है तो सर्कल पे घूमता रहेगा, तो फिर थोड़ी देर बाद वो यहां पहुंच जाएगा, उसके बाद वो बाहर नहीं निकलना है, बाहर ही निकलेगा और कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है, ठीक है। बाहर निकलेगा तो फिर उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फिर ये सीधा निकल जाएगा, तो फिर सीधे लाइन पे चलता रहेगा, स्ट्रेट लाइन पे, ठीक। लेकिन हमें ये बताना है कि जब वो बाहर निकलेगा, जब वो मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो इस पॉइंट पे तो x है वो तो 0 ही है, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, ये तो हमको पता है, और y की वैल्यू हमको निकालनी, y जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा क्योंकि नेगेटिव नीचे की तरफ है ना, ये y एक्सिस ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, अब देखो यहाँ पे पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। तो पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं और ये ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस का डबल डायमीटर वो होगा, तो उससे हमारा कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो पहले हम रेडियस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। रेडियस का फॉर्मूला हमको पता है R = mv/qb, ठीक। तो हमको ये पता चल गया कि इस पॉइंट, ये रेडियस तो आ गया, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये लेंथ कितनी होगी यहां से लेके ओरिजिन तक, ये डबल ऑफ रेडियस डायमीटर, तो डायमीटर, तो अब इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, इसको लिख देते हैं यहां पे 0, x तो 0 ही है, -2r, ठीक है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल बोल दो, व्हेन इट लीव्स द सर्कल, ये क्या हो जाएंगे 0,
कॉमा -2r, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे r 0, -2r। तो यहाँ पे r की वैल्यू ये डाल देंगे -2 इंटू mv/qb, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम इसको रेडियस को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू देखो कितनी है, एम मास कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.4 kg, इंटू वेलोसिटी कितनी है 50, ठीक है, अपॉन चार्ज कितना है, चार्ज है 10 माइक्रो कूलम। तो 10 इंटू 10 की पावर -6 इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.2। तो अब ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर 7 मीटर। ये रेडियस आ गया, बहुत ज़्यादा है लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, जो भी है वैल्यूज ऐसी दे रखी हैं तो यही आएगा। तो रेडियस आ गया। तो अब कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0, -2 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक। तो अब ये हो गया हमारा एक पार्ट, तो ये हो गया। अब इसमें ये बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो कितनी देर के लिए रहा। तब देखो ये जो पार्ट है ये सेमी सर्कुलर पार्ट है, मतलब सर्कल का आधा घूमा। तो हमें पता है कि जब सर्कल पूरा घूमता है, जब पार्टिकल पूरे सर्कल पे घूमता है, एक चक्कर मारता है, तो कितना टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड होता है, मतलब एक चक्कर मारने वाले टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो ये जो जितना ये सेमी सर्कल में घूमने का जो टाइम होगा वो टाइम पीरियड का आधा हो जाएगा, क्योंकि आधा चक्कर मारा है इसने। एक चक्कर मारने के टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड, और उसका हमें फॉर्मूला पता है। उसका फॉर्मूला ये है T इक्वल टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड लिख लेते हैं, इक्वल टाइम पीरियड T इक्वल टू 2πm अपॉन QB, ठीक। तो इसको हम अब देखो टाइम पीरियड तो ये है, ये टाइम पीरियड कौन सा टाइम है, पूरा सर्कल घूमने का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। लेकिन यहाँ पे पूरा सर्कल तो घूमा नहीं है, कितना घूमा है, ये घूमा है आधा सर्कल। तो आधे सर्कल घूमने का कितना टाइम होगा, टाइम पीरियड का आधा, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे कि टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड is equal to टाइम पीरियड का आधा T/2, ठीक है। तो ऐसे लिख लेंगे टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू T/2, या तो फिर ऐसे लिख लो, यहाँ पे इक्वल टू मत लगाओ, स्मॉल t ले लेते हैं, इक्वल टू T/2। ये स्मॉल t क्या है, टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अब t की वैल्यू क्या होगी, वो जो टाइम हम पीरियड हमने निकाला है दैट डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ जाएगा, πm अपॉन QB, πm अपॉन QB। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू 3.14, m की वैल्यू है 0.4 kg, अपॉन चार्ज दे रखा है 10 इंटू 10 की पावर -6, और मैग्नेटिक फील्ड है 0.2 टेस्ला, ठीक। तो ये हो गया 0.2 टेस्ला है, पॉइंट, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6.28 इंटू 10 की पावर 5 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा उसको, ठीक है। टाइम काफ़ी ज़्यादा है, रेडियस भी हमारा काफ़ी ज़्यादा आया था, लेकिन ठीक है, जो वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से आ गया हमारा। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन, और तो कुछ नहीं पूछा इसमें। यही निकालना था कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पार्टिकल के जब वो मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ेगा, और दूसरा टाइम पीरियड, टाइम कितना लगेगा उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक। हमने निकाल लिया सब। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है। वेलोसिटी सिलेक्टर होता क्या है, ये एक अरेंजमेंट है
जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं टू सिलेक्ट सर्टेन वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और आपको उसमें से कुछ पार्टिकल चूज़ करने हैं। जो आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो कि अलग अलग स्पीड पर मूव कर रहे हैं, ठीक, किसी रीजन में अलग अलग स्पीड से मूव कर हो सकते हैं, वो उनकी स्पीड अलग अलग हो सकती है। तो आपको कुछ ऐसे पार्टिकल्स लेने हैं जिनकी कुछ सर्टेन स्पीड हो। मतलब मान लो कि आपके पास 4 पार्टिकल हैं, एक की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे की 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, ऐसे 4 पार्टिकल हैं और आपको सिर्फ 20 मीटर पर सेकंड वाला पार्टिकल ही अब चूज़ करना है, मतलब निकालना है उसमें से, भीड़ में से। तो आप कैसे करोगे, क्या करोगे? तो उसके लिए ये वेलोसिटी सिलेक्टर का यूज़ किया जाता है कि बहुत सारे पार्टिकल अब मूव कर रहे हैं किसी रीजन में और आपको किसी एक सर्टेन स्पीड का पार्टिकल उसमें से निकालना हो ग्रुप में से, तो कैसे निकालें? तो वेलोसिटी सिलेक्टर उसी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका सेटअप कैसे है। सेटअप कुछ नहीं है इसमें, मतलब अरेंजमेंट क्या है इसमें। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगा दी वाई एक्सिस की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जेड एक्सिस की तरफ, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, पहले फोर्स देखते हैं। देखो, अब दोनों फील्ड यूज हो रही है, हमें पता है कि जब दोनों फील्ड लगी होती है तो फोर्स कितना लगता है। फोर्स कितना लगेगा बताओ जरा। फोर्स लगेगा, फोर्स वेक्टर हमें पता ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा चार्ज के ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा। तो ऐसे हमने अरेंजमेंट मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जेड एक्सिस में है और चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। मतलब तीनों एक्सिस की तरफ कुछ ना कुछ है। एक्स एक्सिस की तरफ चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, वाई एक्सिस की तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, और जेड एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा इस सिचुएशन में, ठीक। तो Q इंटू ई तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, और प्लस ये भी तो फोर्स लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना लगाएगा, Q V क्रॉस B, ठीक है, Q V क्रॉस B है। अब अगर ऐसा है कि देखो ये परपेंडिकुलर है ना, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ वेक्टर एफ, चलो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसका, एफ जो भी होगा इक्वल टू क्यू इंटू ई, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक, प्लस। तो यहां पे एक चीज और देख लेते हैं। देखो, मैग्नीट्यूड की बात अभी करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ लगेगा, वो तो यहीं लगेगा ना वाई एक्सिस की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर हम मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो हो जाएगा ये एफ ई हो जाएगा, एफ ई, ठीक है। एफ ई क्या है, एफ ई क्या चीज है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना है, क्यू इंटू ई, ठीक। और दूसरा ये कितना हो जाएगा, एफ एम, इसको बोलेंगे एफ एम, जो कि लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। एफ एम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q इंटू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। और एंगल कितना है V और B के बीच में, अरे V क्रॉस B है ना ये, तो इसके ऊपर हम A क्रॉस B का फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी बी साइन थीटा। तो थीटा किसके बीच में होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर कितना एंगल है वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 रख देंगे, तो कितना आ गया है, एफ एम कितना आ जाएगा, Q इंटू क्यू वी बी, सिंपल, ठीक। और किधर आएगा, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, वही राइट हैंड रूल से। तो वेलोसिटी की तरफ फिंगर करेंगे, हाथ हम रख देंगे, राइट हैंड रख देंगे ओरिजिन पे, फिंगर्स करेंगे वेलोसिटी की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हम रोटेट करेंगे अपनी फिंगर्स को। तो थंब हमारा कहाँ शो करेगा, हमारा थंब हमें यहाँ पे ऐसे करके देखेंगे तो थंब हमारा शो करेगा नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ आ जाएगी हमारी फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब ये फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स आएगा इसके ऊपर, उसका मैग्नीट्यूड वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दोनों ये हो जाएगा, एफ ई माइनस एफ एम बोल सकते हैं। एफ ई वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड इसका क्यू ई है और इसका क्यू वी बी है।
और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो फिर जो नेट फोर्स होगा वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो एफ ई माइनस एफ एम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, ये कितना हो जाएगा, क्यू ई माइनस क्यू वी बी। ठीक है, अब यहाँ पे आता है वेलोसिटी सिलेक्टर का काम। अब ये फोर्स तो चलो ठीक है, लग सकता है, किसी पे भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है। ये दोनों ऑपोजिट फोर्स हैं। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इफ इसको नेट लिख लेते हैं। इफ एफ नेट इज 0 देन एफ ई इक्वल टू एफ एम, यही है। और क्यू ई इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू तो कट गया, तो ये वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ई अपॉन बी। ये आ गई हमारी वेलोसिटी। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है हमारी यहाँ पे इस वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है किसी भी स्पीड से मूव कर रहा है, वो स्पीड क्या है, ई अपॉन बी का रेशियो। अगर उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना है, तो अगर हमें किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 0 करना है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, ई अपॉन बी। इस अरेंजमेंट में, जिस अरेंजमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए। ये हमेशा वैलिड नहीं है, ये कब वैलिड है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, तब ये सिचुएशन ऐसी आती है। और नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि तीनों वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए और नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए। तो जो वेलोसिटी होगी, जो स्पीड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं किसी रीजन में, तो उसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स 0 होगा जिसकी स्पीड ई अपॉन बी के रेशियो के बराबर होगी। मतलब जिस पार्टिकल की स्पीड ई अपॉन बी होगी, उसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स 0 होगा। अब उसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स 0 होगा जिसकी स्पीड ई अपॉन बी के बराबर हो जाएगी, तो वो चार्ज पार्टिकल उसका एक्सेलरेशन तो कुछ होगा नहीं। जब फोर्स 0 होगा तो वो सीधी लाइन पे चलता रहेगा। ठीक है ना, जब फोर्स ही 0 हो जाएगा तो वो इसी लाइन पे चलता रहेगा, इसी एक्सिस पे चलता रहेगा। ऐसे ही हम पार्टिकल को सिलेक्ट करते हैं। और बाकी जब मान लो कि यहाँ से बहुत सारे पार्टिकल आ रहे हैं, किसी की स्पीड 10 है, 20, 40 जो भी है, मतलब अलग अलग स्पीड है, और यहाँ पे हमने अरेंजमेंट लगा दिया ई और बी, कुछ वैल्यूज है ई और बी की, और उसका कुछ रेशियो है, उसका रेशियो मान लेते हैं कि 20 आ रहा है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स आएंगे और जिसकी स्पीड 20 के बराबर होगी, वही सीधा सीधा जाएगा, उसी के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, वही सीधा सीधा चलता रहेगा। बाकी जो जिसकी स्पीड 10 है, 40 है, उस 20 के अलावा जितने भी पार्टिकल्स हैं, मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से अलग है, वो क्या होगा, उनके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। वो फिर या तो ऊपर चला जाएगा तो नीचे चला जाएगा, जैसे जो भी भारी पड़ेगा, जो फोर्स ज्यादा होगा उसकी तरफ भाग जाएगा। ठीक है, तो ये कहने के मतलब है कि कोई चार्ज पार्टिकल को आपको सिलेक्ट करना है किसी ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स में से, तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, ई अपॉन बी, तब जाके उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा और फिर वो कहीं डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो सीधा सीधा चलता रहेगा। ऐसे हम पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स को हम इकट्ठे कर लेते हैं और जो भी हमको यूज करना होता है वो कर लेंगे हम। ठीक, तो ये वेलोसिटी सिलेक्टर का काम है कि किसी ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स में से अपने सर्टेन पार्टिकल्स को चूज करना जिनकी सर्टेन कुछ स्पीड्स है। ठीक, तो इसमें लिख लेंगे हम एक लाइन लिख लेंगे कि वही पार्टिकल जो जिनकी स्पीड ये है, वो उनका डिफ्लेक्शन कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाकियों का डिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसमें लिखेंगे ओनली दोज particles which have speed v equal to e by b,
will move undeflected। ठीक, rest of the particles will have ऐसे बोलेंगे will be deflected। बस जिनकी स्पीड e बाई वी के बराबर है वो सीधे सीधे चलते रहेंगे, डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, और बाकी के पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया वेलोसिटी सिलेक्टर। अब आगे बढ़ते हैं, साइक्लोट्रॉन पढ़ते हैं। अब देखो साइक्लोट्रॉन क्या है, ये एक डिवाइस है, एक मशीन है, यहाँ ये लिखा हुआ है इट इज़ अ मशीन यूज टू जनरेट हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स। मतलब ये एक मशीन है, ये दिखा रही है डायग्राम में। ये क्या करती है, ये पैदा क्या करती है, ये पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ा देती है। ठीक है, कोई भी पार्टिकल होगा उसकी, मान लो आप कोई प्रोटॉन है, प्रोटॉन की आपको स्पीड बढ़ानी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है, यही मतलब हुआ। काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो उसको स्पीड बढ़ा दोगे, तो उसकी एनर्जी कैसे बढ़ाओगे, तो ये वो डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल की एनर्जी बढ़ाता है। ऐसे बोल लो कि आप वेलोसिटी बढ़ाता है या स्पीड बढ़ाता है, कुल मिला के एनर्जी बढ़ गई उनकी। ठीक है, स्पीड बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये मशीन पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ा देता है। तो कैसे बढ़ाता है वो हम देखेंगे पूरा प्रोसेस। इसमें देखो आगे क्या लिखता है ये, इट वर्क्स ऑन द फैक्ट दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्पीड। तो देखो ये उस फैक्ट पे काम करता है, साइक्लोट्रॉन उस फैक्ट पे काम करता है जिस पे जो कि हमने पढ़ा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका जो टाइम पीरियड होता है एक चक्कर मारने का, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, या रेडियस पे डिपेंड नहीं करती। हमें पता है ना, देखो हमने निकाला है वो फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला टाइम पीरियड का, ये देखो ये 2 पाई एम अपॉन क्यू बी टाइम पीरियड बोलो, ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी ये सब हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता और रेडियस पे भी डिपेंड नहीं करता। देखो यहाँ पे कहीं वेलोसिटी नहीं आ रही फॉर्मूले में ना, रेडियस आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि रेडियस और वेलोसिटी इन दोनों चीज पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड पे करता है। ठीक है, तो वही चीज है, उसी फैक्ट का ये यूज करता है साइक्लोट्रॉन, ये कहने का मतलब है। अब ये बोल रहा है कि आगे देखो क्या बोलता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेटालिक डीज। तो इसके अंदर देखो कंस्ट्रक्शन में क्या है, ये एक बड़ा सा कंटेनर है, मशीन का आउटर सरफेस समझ लो, बॉक्स। ठीक है, उसके अंदर क्या रखा हुआ है, 2 डीज हैं, डी शेप की 2 मेटालिक ये कंटेनर कह लो उसको। ठीक है, जो भी है ये मेटालिक डीज है। अब उसको हमने मेटालिक डीज को कनेक्ट कर दिया एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से। अब देखो ये चीज हमने पढ़ी नहीं अभी। एक जैसे कि हम बैटरी से जोड़ते हैं ना, बैटरी हम ये पढ़ चुके हैं ऐसा कुछ कि ये तो बैटरी होती है, उसमें क्या होता है कि एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव, और ये कभी चेंज नहीं होता, इस तरफ हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इस तरफ हमेशा नेगेटिव रहेगा, और ये कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखता है। ठीक है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा है, बैटरी का काम यही होता है। लेकिन जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स होता है वो एक तरीके की बैटरी हो गई जिसमें प्लस माइनस चेंज होता रहता है। ठीक है, अभी प्लस इधर, अभी उधर, फिर इधर, तो ऐसे फ्लक्चुएट करता रहता है। इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग सोर्स। मतलब ये एक तरीके की बैटरी ही है, लेकिन और ये पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट करती है जैसे नॉर्मल बैटरी करती है, लेकिन इसमें प्लस माइनस चेंज होते रहते हैं। जो प्लस है वो भी माइनस हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर माइनस वाला प्लस हो जाएगा थोड़ी देर में, तो ऐसे प्लस माइनस जो चेंज होता रहता है उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग सोर्स। ठीक है, और जो हमने बैटरी पढ़ी है नॉर्मल सी ये वाली, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट का मतलब इसमें प्लस माइनस कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, अपने आप तो नहीं होता, अगर तुम इस बैटरी को उल्टा लगा दोगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर ये अपने आप कभी ये माइनस नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ऑल्टरनेटिंग सोर्स में ये चेंज होते रहते हैं, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है,
तो ऐसे होता रहता है, 1 सेकंड में 100 बार 50 बार ऐसा होता रहता है। ठीक, तो ऐसे सोर्स को बोलते हैं, ऐसी बैटरी को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग सोर्स। वही लगा रखा है यहाँ पे कि एक बार इस तरफ प्लस हो जाएगा, एक बार इस तरफ प्लस हो जाएगा, एक तरफ माइनस हो जाएगा, तो थोड़ी देर में ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, तो ऐसे चेंज होता रहेगा। ये बहुत जल्दी जल्दी होता है, एक सेकंड में 50 बार 60 बार 100 बार भी हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब बोल रहा है कि ऑल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ दिया इन दोनों मेटालिक डीज को। आगे बोलता है कि तो देखो जब हमने सोर्स से जोड़ा तो कभी ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, कभी ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी। जब ये D1 है मेटालिक डीज का नाम, ये वाली D का नाम, तो ये अगर ये वाली मेटालिक D पॉजिटिव हो जाएगी तो ये अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगी, और जब ये D1 नेगेटिव होगा तो D2 पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ें चेंज होती रहती है। अब ये क्यों करते हैं वो सब देखेंगे इसके अंदर। आगे देखो क्या बोलता है ये, ओनली मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द एरिया ऑफ डीज। मतलब ये जो डीज हैं, डी का जो एरिया है इसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है और कुछ नहीं है। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगा रखी है, परपेंडिकुलर टू डीज, और लिखा भी हुआ है एग्जिस्ट इन द एरिया ऑफ डीज एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डीज। डीज के परपेंडिकुलर लगा रखी है मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी सिर्फ इतने एरिया में, बाहर नहीं है। ठीक है, और आगे क्या बोलता है, एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस बिटवीन द डीज। और इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है दोनों डीज के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे, ये तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज भी होगी, क्योंकि हमको पता है कि अगर ये वाली प्लेट पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी। थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगी और फिर ये नेगेटिव हो जाएगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने यहाँ पे बनाई नहीं। आप समझ लीजिए कि इसके दोनों डीज के बीच में जो स्पेस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, वही चीज है। तो अब हम ये मान लेंगे कि अब यही है इसके अंदर कंस्ट्रक्शन में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इतने पोर्शन में एग्जिस्ट कर रही है जहां पे स्पेस है, खाली जगह, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डीज के एरिया में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, आगे क्या बोलता है, अच्छा इतना ही है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे था, और एक और चीज है यहाँ पे, ये एक एग्जिट पोर्ट है। एग्जिट पोर्ट मतलब उसका भी यूज बताएंगे हम जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि क्या होता क्या है इसके अंदर, कैसे पार्टिकल को एनर्जी उसकी बढ़ाई जाती है। ठीक है, उसको बाहर भी तो निकालना है ना, ऐसे थोड़ी है इसके अंदर चार्ज पार्टिकल को बाहर कहाँ से निकालोगे। अब वो उसकी एनर्जी बढ़ गई, उसकी स्पीड बढ़ गई तो बाहर कैसे निकालोगे। तो ये बाहर निकालने का तरीका इस वाली खाली जगह से बाहर आ जाता है। ठीक है, हाँ, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो कर लेंगे हम। तो यहाँ पे ऐसे बोल दो कि इसको देख लेते हैं कि कैसे काम करता है ये। ठीक, मान लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को रखा, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को रखा सेंटर। ठीक, माने तो क्यों। अब उसके साथ क्या होगा, अभी इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या होगा, पॉजिटिव है ये वाली प्लेट, और मतलब लेफ्ट वाली प्लेट पॉजिटिव, राइट वाली नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लेफ्ट से राइट की तरफ। तो चार्ज पार्टिकल भी जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर जाएगा। हमें पता है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, सीधी लाइन पे चलेगा, तो ऐसे जाएगा। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अभी इसी डायरेक्शन में, हमने मान लिया कि अभी ये पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव, तो ये वाली D1 हो गई पॉजिटिव और D2 हो गई नेगेटिव, तो ऐसे जाएगा। अब क्या होगा, जब ये अंदर जाएगा, अंदर घुसेगा तो किसी स्पीड से घुसेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये भाग रहा है, चल रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ तो उसकी स्पीड होगी, तो कुछ स्पीड होगी, उसी स्पीड से ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसेगा। जैसे ही D के अंदर एंटर करेगा, इस मेटालिक D के अंदर एंटर करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लग जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो लगी हुई है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा। और हमें पता है कि जब वेलोसिटी किस तरफ है, इसी तरफ है ना, इसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर उसमें वो सर्कल पे घूमता है। हमको पता ही है कि वेलोसिटी जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कल पे घूमता है। तो सर्कल पे घूमता है तो कैसे घूमेगा, सर्कल पूरा सर्कल तो नहीं घूमेगा, क्योंकि उसके ऊपर वेलोसिटी इस तरफ है और फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है,
तो अब ये घूमेगा सेमी सर्कल में, जैसे हमने वो उस क्वेश्चन में पढ़ा था, क्विज में पढ़ा था, क्विज 4.2 में, कि जब ऐसी सिचुएशन आती है जब ऐसे किसी सरफेस से एंटर करता है और वेलोसिटी और फोर्स तो परपेंडिकुलर हमेशा ही होते हैं, लेकिन जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ लगता है हमेशा, तो सेंटर कहीं यहाँ पर होगा और फिर उसके अबाउट वो घूमेगा तो सेमी सर्कल ही होगा। ठीक है, सेमी सर्कल पाथ ही घूम पाएगा, वो पूरा सर्कल पूरा चक्कर नहीं लगा पाएगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं ये सब मैं बना नहीं रहा, वेलोसिटी और फोर्स नहीं बना रहा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिगर, तो उसे समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि वेलोसिटी इस तरफ है, जैसे ही वो एंटर कर रहा है वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और फोर्स लग रहा है उसका वाई एक्सिस की तरफ। तो अब जो घूमेगा वो सर्कल में ऐसे घूमेगा, ऐसे, ये हो गया सेमी सर्कल। ठीक है, अब वो बाहर निकलेगा, तो जैसे ही वो बाहर निकलेगा यहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो अब ये पॉजिटिव, ये सेटिंग ऐसी की गई है कि जैसे ही वो आधा ये चक्कर मारता है इस वाली, जितनी देर वो इस मैग्नेटिक फील्ड में है उतनी देर के लिए, उतनी देर में, मतलब जैसे ही वो यहां से बाहर निकलता है वैसे ही यहां पे पोलैरिटी चेंज हो जाती है। तो अब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये D2 पॉजिटिव हो जाएगा और D1 नेगेटिव हो जाएगा। तो D2 पॉजिटिव हो गया, D1 नेगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी D2 से D1 की तरफ। अब लेफ्ट की तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज भी जब ये बाहर निकलेगा तो लेफ्ट की तरफ ही उसके ऊपर फोर्स लगेगा। एक मिनट, लेफ्ट की तरफ ही फोर्स लगेगा, तो ऐसे चलता रहेगा सीधी लाइन पे। एक मिनट, ठीक है, ये ऐसे जाएगा। अब क्या होगा, अब देखो यहां से लेके जब वो अंदर घूम रहा था तो उसकी स्पीड को सेम रहेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है चार्ज पार्टिकल तो उसके ऊपर कोई वर्क डन तो होता नहीं है, वर्क डन नहीं होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी तो स्पीड भी चेंज नहीं होगी। तो जितनी स्पीड यहाँ पे अंदर घुसते हुए थी उतनी ही स्पीड यहाँ पे बाहर निकलते हुए होगी। लेकिन जब यहाँ से किसी स्पीड से बाहर निकलेगा और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसको फोर्स लगाती है, लगातार फोर्स लगाती रहती है, फोर्स लगाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। तो यहां से लेके यहां तक जाते जाते उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड बढ़ जाएगी तो हमें पता है कि उसका रेडियस भी बढ़ जाएगा। रेडियस का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, mv/qb। अब यहाँ पे मास ऑफ द पार्टिकल, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड सब कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी कौन चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज कर देगा। वेलोसिटी चेंज करेगा तो उसका रेडियस बढ़ जाएगा, तो जितनी वेलोसिटी से यहाँ घुसेगा वो ज्यादा होगी वेलोसिटी, तो ज्यादा होगी वेलोसिटी तो फिर रेडियस भी ज्यादा होना चाहिए। तो घूमेगा तो सेमी सर्कल ही भाई, सेमी सर्कुलर पाथ ही कवर करेगा, लेकिन ज्यादा रेडियस पे करेगा। ठीक है, ऐसा बना लेते हैं उसको ये। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं सेमी सर्कल है। अब उसके बाद जब यहां से बाहर निकलेगा तो उतनी ही स्पीड पे बाहर निकलेगा जितनी स्पीड पे यहां तक घुसा था। अब जैसे ही बाहर निकलेगा दोबारा से पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, यहां पे प्लस आ जाएगा और फिर नेगेटिव आ जाएगा, तो D1 पॉजिटिव हो जाएगा और D2 नेगेटिव हो जाएगा। ये फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा से राइट की तरफ हो जाएगी, तो फिर उसके ऊपर फोर्स लगेगा राइट की तरफ, फिर उसकी स्पीड बढ़ेगी। जब फोर्स लगेगा तो स्पीड बढ़ेगी, तो यहां से लेके जब तक वो यहां पहुंचेगा तो उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ चुकी होगी, तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला स्पीड बढ़ जाएगी तो रेडियस भी बढ़ जाएगा। तो रेडियस बढ़ जाएगा तो और ज्यादा बड़े सर्कल पे घूमेगा, वो बड़े रेडियस पे घूमेगा। एक मिनट, ऐसे बना लेते हैं उसको हम ये। ठीक है, थोड़ा सर्कल सा लग नहीं रहा, लेकिन चलो ठीक है, दोबारा बना लेते हैं। आप समझ, आज ये मान के चलो कि ये सेमी सर्कल है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब ये और बड़ा सर्कल हो गया। अब ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा, फिर ये बाहर निकलेगा, फिर ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ लगेगी और फिर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में घुस जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगा उसके ऊपर, फिर उसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, तो फिर जब स्पीड यहां पे ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर ज्यादा स्पीड बढ़ गई तो रेडियस भी बढ़ जाएगा, तो रेडियस बढ़ जाएगा तो ऐसे वो और बड़े सर्कल पे घूमेगा। ऐसे। ठीक है, ये और बड़ा सर्कल हो गया।
तो ये ऐसे घूम रहा है, एरो मार देते हैं यहाँ पे, ये ठीक है। फिर ऐसे घूमता रहेगा, अब जितने मर्जी बना लो आप। ये घूमते घूमते फिर ऐसे जाएगा आगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुसेगा, फिर दोबारा से इसकी स्पीड बढ़ेगी। फिर जब हमको ये लगेगा कि हाँ डिजायर्ड स्पीड पहुंच गई है, कि हाँ इतनी स्पीड पहुंच गई है, या फिर ये घूमते घूमते क्या होगा, इसका रेडियस बढ़ता रहेगा। तो मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है, जितना डी का रेडियस है इसके सरफेस तक ही जा सकता है ना ये चार्ज पार्टिकल, इससे बाहर तो निकलेगा ना। तो जब इसके बराबर पहुंच जाएगा, जब इसका पार्टिकल का रेडियस डी के रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो उसके बाद हम फिर फर्दर उसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जगह ही नहीं है ना, उतनी बड़ी जितनी बड़ी डी है उसी के अंदर घूमेगा वो। तो जब डी के रेडियस के बराबर हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, हम उसको बाहर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे घुसा, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कर देंगे, या फिर डिफ्लेक्ट कराने के तरीके होते हैं अलग अलग। तो जैसे ही यहाँ पे पहुंचा वो, यहाँ पे आया, उसको मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कर दिया, फिर ऑफ कर दिया, तो सीधे वो सीधी लाइन पे चलेगा, फिर सीधी लाइन पे चलता रहेगा। तो ये एग्जिट पोर्ट है, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे स्पीड जो होगी, शुरू में देखो, शुरू में तो हमने रेस्ट पे ही रखा था उसको, शुरू में रेस्ट में था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड बढ़ गई, तो उस स्पीड से वो घुसा, तो यहाँ पे घूमा किसी सर्कल, छोटे सर्कल पे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में आया, दोबारा पोलैरिटी चेंज हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ने दोबारा फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड और बढ़ गई तो रेडियस भी बढ़ गया। फिर दोबारा से ये बाहर निकला ये, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया, स्पीड बढ़ गई तो रेडियस भी फिर यहाँ वाला बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा। उसके बाद दोबारा से फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो फोर्स लगा, फिर फोर्स लगा तो स्पीड बढ़ी तो रेडियस बढ़ा। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते जब हमारा डिजायर्ड रेडियस पहुंच जाता है, तब हम क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये एग्जिट पोर्ट वही है जहां से हम पार्टिकल को बाहर निकाल के फिर उसका यूज करते हैं। जैसे उसका यूज कहाँ होता है, जैसे कि मान लो कहीं बम्बार्डमेंट करना है, जैसे हमने पढ़ा है वो रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग में, वो अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट करते हैं गोल्ड फॉयल के ऊपर। तो ऐसी चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी जगह बम्बार्डमेंट होता है, दो पार्टिकल का बम्बार्डमेंट, या एक न्यूट्रॉन का, या प्रोटॉन का, किसी चार्ज पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करना हो, ठीक है, किसी के साथ कोलिजन कराना हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक्सपेरिमेंट में हमारे बहुत सारी जगह यूज़ होता है ये सब। तो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल कई जगह यूज़ होता है, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें करने में। तो उसके अंदर ज़्यादा नहीं घुसेंगे, बस इतना समझ लो कि हाई एनर्जेटिक पार्टिकल बहुत सारी जगह यूज़ होता है, इसीलिए हमको हाई एनर्जेटिक पार्टिकल कभी कभी बनाना पड़ जाता है। तो साइक्लोट्रॉन वो डिवाइस है, वो मशीन है जो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स को जनरेट करती है। मतलब पार्टिकल पैदा नहीं करती, किसी पार्टिकल की एनर्जी बढ़ा देती है। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन कैसे काम करता है, कैसे चार्ज पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाती है, कैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ऐसे घूमता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो यहाँ चलता है सीधा सीधा, और मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, और कैसे उसका रेडियस बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें जो हमने समझी अभी, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में और थोड़ा और देखते हैं, कुछ फॉर्मूले देखते हैं। जब ये यहाँ पे घूमेगा तो किसी रेडियस पे घूमेगा तो उसकी कुछ एनर्जी भी होगी, तो वो एनर्जी देख लेते हैं। रेडियस हमको पता है कि कितना होता है, mv/qb। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी की बात करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमको पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी से मतलब है, जो बाहर निकलेगा पार्टिकल उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल चाहिए हमको। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है ke ½mv²। ठीक है, तो यहां पे हम v की वैल्यू निकाल लेंगे पहले। v कितना हो जाएगा, r³b/m, क्योंकि हमको रेडियस पता होगा कि जब वो पूरा जब घूमते घूमते d के सरफेस तक पहुंच जाएगा तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका, d के रेडियस के बराबर हो जाएगा। और चार्ज पार्टिकल पे कितना चार्ज है वो हमको पता ही है, पता ही होना चाहिए, क्योंकि हमें पता कौन सा। अगर हमें पार्टिकल ही नहीं पता फिर कैसे पता चलेगा, फिर पार्टिकल अगर पता है तो मतलब उसके ऊपर चार्ज भी पता होना चाहिए, चार्ज पता होगा हमको। मैग्नेटिक फील्ड हम लगाएंगे तो वो हमको वैल्यू पता होनी चाहिए, पता होगी। और मास भी उसका पार्टिकल के बारे में सब पता है हमको। ठीक है, चार्ज पता है, मास पता है, मैग्नेटिक फील्ड तो हमने लगाई है तो वो पता है। जिस रेडियस तक वो घूमेगा वो रेडियस d का रेडियस होगा, और d का रेडियस तो हमने बनाया हुआ रखा हुआ है d,
तो उसका रेडियस हमको पता है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये, और इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये r स्क्वायर q स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। अब एक m तो कट गया, तो बचा कितना, ये सॉरी r स्क्वायर q स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है चार्ज पार्टिकल की जब वो मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, फ्रीक्वेंसी न्यू, वो हमें पता है फॉर्मूला क्यू बी अपॉन 2πm, ये फ्रीक्वेंसी होती है। अब यही फ्रीक्वेंसी हम ऑल्टरनेटिंग सोर्स की सेट करके रखते हैं, जितनी फ्रीक्वेंसी पार्टिकल की है उतनी फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग सोर्स की एडजस्ट करके रखते हैं, सेम रखते हैं। तो इसी फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑल्टरनेटिंग सोर्स की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था ना यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चेंज होने की फ्रीक्वेंसी, वो वही होगी जो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। जितनी देर में ये एक चक्कर मार रहा है ना, आधा चक्कर मार के बाहर आ रहा है, उतनी देर में इसका पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, ठीक। तो जो फ्रीक्वेंसी, इसी फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ये तो जिस फ्रीक्वेंसी से ये पार्टिकल घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में, वही फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन की होती है। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, इसीलिए ऐसे ऐसे मूव करता है कि जैसे ही वो हाफ सर्कल घूम के बाहर निकलेगा एक डी से, वैसे ही पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। इससे पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल एंड साइक्लोट्रॉन मस्ट बी सेम, ठीक है। तो यही है, और इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड का मतलब होता है कि फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है। और जब भी एक्सेलरेशन आता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, तो फिर उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ही उसको एक्सेलरेट करेगी। बिटवीन द, एक्चुअली इसमें लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस, बिटवीन द डीज, ठीक है, ड्यू टू विच इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड एनर्जी इंक्रीजेस। its speed increases, speed and energy बोल देते हैं एक साथ, speed and energy increases। जब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और उसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखो जितनी बार आया यहाँ पे, कितनी बार आया, पहले यहाँ से यहाँ गया तो उसकी एनर्जी बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई यहाँ तक जाते हुए, फिर ये घूम के गया, तो जब अंदर होगा तो अंदर स्पीड नहीं बढ़ेगी, अंदर तो सिर्फ वो घूम के आएगा और फिर वापस आ जाएगा यहाँ से। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया तो फिर दोबारा से उसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्पीड बढ़ा देगा, फिर यहाँ पे बढ़ाएगा, यहाँ पे बढ़ाएगा, ऐसे बढ़ाता रहेगा। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, ठीक है। Particle is accelerated by electric field in the space between the D's, due to which its speed and energy increases, ठीक है। और ऐसे लिख लेंगे, particles speed does not change इन मैग्नेटिक फील्ड। वो हमको पता ही है, पहले पढ़ चुके हम। मैग्नेटिक फील्ड में जब वो घूमेगा तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी,
जो भी स्पीड चेंज होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगी, ठीक है, और वही रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए। पार्टिकल स्पीड डज नॉट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो ये कुछ चीजें हमको याद रखनी है। तो ये हो गया साइक्लोट्रॉन। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 4.4 देखते हैं। इसमें बोल रहा है साइक्लोट्रॉन्स ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज। एक साइक्लोट्रॉन है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 मेगाहर्ट्ज। व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन्स। मतलब प्रोटॉन्स उसके अंदर यूज कर रहा है, वो सीधा बोल रहा है उसके अंदर प्रोटॉन्स घूम रहे हैं, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड में जो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड यूज हो रही है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमको पता है कि जो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होती है वही फ्रीक्वेंसी पार्टिकल की होती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा होता है। तो सेम फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं दोनों ये, ठीक है, साइक्लोट्रॉन और पार्टिकल दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो फिर हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, न्यू इक्वल टू क्यू बी बाय 2πm ये होती है, ठीक है। फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ये वाली फ्रीक्वेंसी क्यू बी अपॉन 2πm। अब इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, और प्रोटॉन दे रखा है। प्रोटॉन का चार्ज हमें पता है कितना होता है, मास कितना होता है वो भी पता है, सब ये भी दे रखा है, देखो यहाँ पे है ना। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख देंगे, कितना हो जाएगा 10 मेगाहर्ट्ज, कितना होता है 10 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल टू चार्ज कितना है, चार्ज है ये रहा, दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू मैग्नेटिक फील्ड तुमको निकालनी है अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू मास कितना हो जाएगा, प्रोटॉन का मास दे रखा है 1.67 इंटू 10 की पावर -27। ठीक, अब ये देखो यहां से कैलकुलेट कर लेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.66 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया हमारा, यही पूछा था उसने। अब देखो उसने आगे क्या बोला है, इफ द रेडियस ऑफ इट्स डीज इज 60 सेंटीमीटर। रेडियस भी दे रखा है डी का 60 सेंटीमीटर है, रेडियस मान लेते हैं ये आर। 60 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 0.6 मीटर। और फिर पूछा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द प्रोटॉन बीम प्रोड्यूस बाय द एक्सेलरेटर। तो देखो रेडियस दे रखा है, इसका मतलब उसी रेडियस पे वो प्रोटॉन बाहर निकलेंगे। तो रेडियस दे रखा है, अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का सीधा फॉर्मूला निकाल देंगे। देखो फॉर्मूला हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पूछी उसने, तो ये फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये हमने पढ़ा है, ये होता है आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 2m। तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं, सारी वैल्यू दे रखी है, रेडियस p 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर ये चार्ज भी दे रखा है हमको, चार्ज पता ही है हमको प्रोटॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ये इसका स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड वो हमने निकाल लिया 0.66 का भी इसका स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 2 इंटू मास कितना है 1.67 इंटू 10 की पावर -27। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। लेकिन उसने पूछा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एक अब ये आ जाएगी जूल में। देखो जो भी आएगी जूल में आएगी, ठीक। तो हम इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पूछा उसने पूछा काइनेटिक एनर्जी निकालो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो लेकिन हमने जूल में निकाला है। तो देखो इसने दे रखा है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल। तो एक जूल कितना हो गया, एक जूल हो जाएगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ये 1.6 इंटू 10 की पावर -13, यही हो गया। तो अब हम बोलेंगे कि 1 जूल की जगह रख देते हैं, तो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी ये जितनी भी वैल्यू है 0.6 का स्क्वायर इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर इंटू 0.66 का स्क्वायर, ठीक है। और इंटू फिर ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल की जगह रख देंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 10 की पावर -13
और नीचे जो भी था ये यहाँ पे उसको भी रख देंगे 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -27। ठीक है, तो अब हम इसको पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी आ गई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो पूछी थी उसने। तो यही दो चीज़ें पूछी थी कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी हमको, वो निकाल ली हमने 0.66 टेस्ला, और दूसरा कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वो भी निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा लेक्चर ख़त्म, और क्विज़ 4.3 आपके लिए, आप इसको करिए और इसका सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।